नमस्कार, मैं हूं आनंद विजय सिंह और स्वागत है आपका इंडिया वॉइस में। मुद्दे की बात में आज हम चर्चा करेंगे ट्रेड डील की। इंडिया यूएस ट्रेड डील पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 50% टैरिफ को 18% कर दिया है और इस खबर से भारतीय शेयर बाजार में मंगलवार को जोरदार तेजी भी देखने को मिली। सेंसेक्स 2072 अंक जबकि निफ्टी 639 अंक की उछाल के साथ बंद हुआ। बाजार ने इसका स्वागत किया, लेकिन देश का विपक्ष इसे भयंकर दबाव में कॉम्प्रोमाइज करने वाला करार दिया है। इस डील को भारत और अमेरिका के बीच लंबे समय से जिस ट्रेड डील का इंतजार था, 2 फरवरी को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उसकी घोषणा कर दी। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका ने भारत पर रेसिप्रोकल टैरिफ यानी जैसे को तैसा को 25% से घटाकर 18% कर दिया है। जब ये टैरिफ की घोषणा की थी अमेरिकी राष्ट्रपति ने, तो उन्होंने ये कहा था कि जो जैसा करेगा उसके साथ वैसा ही हम सलूक करेंगे, जैसे को तैसा। ये रेसिप्रोकल टैरिफ की घोषणा जब की थी 50% लगाया था, फिर 25% किया और अब उसे 18% कर दिया है। ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सोमवार सुबह फोन पर बातचीत की और इसके बाद रात करीब 10:30 बजे ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर ट्रेड डील की घोषणा की। उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने इस डील का जो महत्व है, उसकी जो प्रमुखता है, उसके बारे में बताया। 4 पॉइंट्स उन्होंने बताए। ग्राफिक्स के जरिए भी हम आपको दिखाएंगे पीयूष गोयल का जो बयान है, पीयूष गोयल ने जो कहा है। प्रधानमंत्री ने प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ रिश्तों का लाभ उठाकर अमेरिका से भारत के लिए सबसे बेहतर ट्रेड डील हासिल की है। पीएम मोदी की फाइनल की गई ट्रेड डील भारत की इकोनॉमी 140 करोड़ भारतीय और गरीबों, किसानों, मछुआरों, युवाओं, बहनों और महिलाओं के लिए नए अवसर लाएगी। हम पीयूष गोयल की बात कर रहे हैं। पीयूष गोयल ने जो 4 पॉइंट्स दिए हैं उसके बारे में बता रहे हैं। पीयूष गोयल का जरा ग्राफिक्स दिखाइए। पीयूष गोयल ने जो कहा है, तो पीयूष गोयल का जो है वो भी हम आपको बता रहे हैं। उसके बारे में जरा ये देखिए। राहुल गांधी ने अपना ट्वीट किया और राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा। प्रधानमंत्री मोदी घबराए हुए हैं। जो ट्रेड डील 4 महीने से रुकी हुई थी, किसी न किसी कारण से नरेंद्र मोदी ने कल शाम उस डील को साइन कर दिया। नरेंद्र मोदी पर दबाव है, भयंकर दबाव है। नरेंद्र मोदी के इमेज का गुब्बारा फूट सकता है। हमारे प्रधानमंत्री को कॉम्प्रोमाइज कर दिया गया है। किसने किया है, कैसे किया है, ये देश की जनता को सोचना है। अमेरिका में अडानी पर एक केस है, वो अडानी को नहीं, नरेंद्र मोदी के वित्तीय ढांचे को टारगेट कर रहा है। एप्स्टीन फाइल्स में अभी और माल है जो अभी रिलीज नहीं हुआ है। राहुल गांधी, नेता प्रतिपक्ष लोकसभा, उन्होंने ये कहा और इसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मुझे ट्रंप से बात करके बहुत खुशी हुई। यह जानकर बेहद संतोष है कि अब मेड इन इंडिया उत्पादों पर टैरिफ घटाकर 18% कर दिया गया है। इस शानदार फैसले के लिए मैं भारत के 1.4 अरब लोगों की ओर से राष्ट्रपति ट्रंप का दिल से धन्यवाद करता हूं। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा और इसी फैसले के बारे में उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने बताया है। पीयूष गोयल ने बताया कि प्रधानमंत्री ने प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ रिश्तों का लाभ उठाकर अमेरिका से भारत के लिए सबसे बेहतर ट्रेड डील हासिल की है। दूसरा पॉइंट जो है, पीयूष गोयल ने बताया कि पीएम मोदी की फाइनल की गई ट्रेड डील भारत की इकोनॉमी 140 करोड़ भारतीय और गरीबों, किसानों, मछुआरे, युवाओं, बहनों और महिलाओं के लिए नए अवसर लाएगी। तीसरा पॉइंट पीयूष गोयल ने बताया, प्रधानमंत्री मोदी ने एग्रीकल्चर और डेयरी दोनों सेक्टर को सपोर्ट किया है। देश इस फैसले की सराहना कर रहा है और संवेदनशील सेक्टर सुरक्षित है। एक्सपोर्ट, टेक्नोलॉजी, निवेश और रोजगार से जुड़े सभी सेक्टर्स में भारी उत्साह है। और चौथा पॉइंट जो पीयूष गोयल ने बताया, कहा कि हम सभी के लिए एक बड़ी डील है। राहुल गांधी और सभी विपक्षी दल की ओछी सोच है। वे भारत का उज्जवल भविष्य नहीं चाहते हैं। वे हर प्रकार से राजनीतिक अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। संसद में सभी ने उनका चरित्र देखा। वे भारतीय सेना पर सवाल उठाते हैं। तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर
फीसदी टैरिफ घटाकर 18% करने की बात कही। हालांकि अब एक रिपोर्ट में तेल, डिफेंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मा और विमान जैसी चीजें अमेरिका से खरीदने का दावा भी किया गया है। भारत अमेरिका से पेट्रोलियम, डिफेंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मास्यूटिकल्स, टेलीकॉम प्रोडक्ट्स और विमान खरीदने वाला है। यह दावा रॉयटर्स की रिपोर्ट में किया गया है। इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि दोनों पक्षों की बातचीत के बाद ट्रेड डील पर आधिकारिक मुहर जल्द लग जाएगी। इस डील का उद्देश्य भारत के साथ अमेरिका के व्यापार घाटे को कम करना है और आने वाले सालों में इससे कई सेक्टर्स पर प्रभाव पड़ने की उम्मीद है। रॉयटर्स की रिपोर्ट का यह भी दावा है कि अधिकारी ने यह भी बताया है कि भारत ने कुछ एग्रीकल्चर वस्तुओं के अपने बाजार खोलने की बात कही है। हालांकि इसके बारे में कोई डिटेल्स का अभी तक खुलासा नहीं किया गया है। वहीं एक्सपर्ट्स भी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के इस ऐलान के अलग अलग मायने निकाल रहे हैं, जिसमें ट्रंप ने यह दावा किया है कि भारत ने अमेरिका पर 0% टैरिफ लगाएगा। अब इसको लेकर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का भी बयान आया। अखिलेश यादव ने अमेरिका के साथ व्यापार समझौते को लेकर मोदी सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि भारत के कृषि बाजार को अमेरिकी उत्पादों के लिए खोलना देश की 70% आबादी के साथ धोखा है जो खेती पर निर्भर है। और साथ ही उन्होंने कहा कि इससे विदेशी सामान आने से बिचौलियों और मुनाफाखोरों का एक नया वर्ग तैयार होगा, जिससे खाने पीने की चीजें महंगी हो सकती हैं। अखिलेश यादव का आरोप है कि अमेरिका के व्यापार समझौता किसानों की आय कम हो जाएगी। इस समझौते से अखिलेश यादव ने कहा है जिससे वे कर्ज में डूबकर अपनी जमीनें बड़े कॉरपोरेट्स को बेचने पर मजबूर हो जाएंगे। और यहां तक उन्होंने कह दिया कि बीजेपी हमेशा से विदेशी ताकतों के लिए एजेंट की तरह काम करती आई है और यह डील इसी का हिस्सा है। तो आज इसी पर हम चर्चा करेंगे अपने मेहमानों के साथ, लेकिन जरा पहले बयान सुन लेते हैं इस ट्रेड डील को लेकर क्या क्या कहा गया है नेताओं के द्वारा। पहली चीज बोलने नहीं दे रहे हैं। मोदी जी घबराए हुए हैं। आपने देखा जो ट्रेड डील 4 महीने से रुकी हुई, 4 महीने से कुछ बदला नहीं। किसी ना किसी कारण, जो मैं जानता हूं नरेंद्र मोदी जानते हैं। नरेंद्र मोदी जी ने कल शाम उस डील को साइन कर दिया। नरेंद्र मोदी जी पर प्रेशर है, भयंकर प्रेशर है। और नरेंद्र मोदी जी का जो इमेज का गुब्बारा है, जो हजारों करोड़ रुपए लेकर बनाया गया था, वो फूट सकता है। इशू ये नारावाने की स्टेटमेंट नहीं है, ये साइड शो है और वो भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। कृषि क्षेत्र में बाजार खोलकर, अमेरिका का बाजार खोलकर भारत के करोड़ों किसानों के पीठ और पेट में छुरा मारने का काम नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। यह समझौता हिंदुस्तान के करोड़ों किसानों के साथ विश्वासघात है। न सिर्फ करोड़ों किसानों के साथ, बल्कि अमेरिका का राष्ट्रपति कह रहा है कि अब हिंदुस्तान रूस से तेल नहीं खरीदेगा। यानी कि अमेरिका से अगर आप तेल खरीदेंगे तो महंगा तेल हिंदुस्तान के करोड़ों लोगों को खरीदना पड़ेगा। आपने दोहरी मार इस देश के लोगों को दी। जैसे कि आज पूरा विपक्ष राज्यसभा में वॉकआउट करके बाहर आया है। राष्ट्रहित का सौदा, किसानों के हितों का सौदा, जिस तरह से मोदी सरकार ने अमेरिका के साथ किया है, ट्रंप के साथ किया है, मुझे लगता है ये गौतम अडानी को बचाने के लिए ये ट्रेड डील किया है और हम ये संसद से सड़क तक उसका विरोध करते रहेंगे। इससे पहले टैरिफ क्या था जब 25% लगा दिया गया था, क्या 18% ही था? इससे कई गुना कम था जो टैरिफ लगाया गया। अभी भी 18% जो टैरिफ लगाया गया है, ये अपने आप में प्रश्न चिन्ह उठाता है, क्योंकि इसकी घोषणा भारत सरकार की तरफ से पहली बात तो नहीं करी गई है, ये यूएस के प्रेसिडेंट ने करी है। और लगातार जिस तरह से यूएस का रवैया भारत की तरफ रहा है, वो दर्शाता है कि जो भारत सरकार है वो यूएस जिस तरह से डील करना चाहिए उस तरह से हमारा जो फॉरेन मिनिस्ट्री वो डील नहीं कर पा रही है। तो आज हम इसी को समझने की कोशिश करेंगे। ये जो
टैरिफ लगाया गया था अमेरिका की तरफ से, पहले 50% टैरिफ लगाया गया था, उसके बाद फिर 25% पर ट्रंप आए और अब 18% का टैरिफ हो गया है। तो अब एक तरह से क्योंकि भारत लगातार अपनी कूटनीति की वजह से ये अमेरिका पर प्रेशर डालने की कोशिश कर रहा था, और क्या उसी प्रेशर से जो मदर ऑफ ऑल डील्स यूरोपियन यूनियन के साथ अभी हुआ है तो ट्रंप को झुकना पड़ा है। आज इसी को समझने की कोशिश करेंगे कि विपक्ष अगर जो आरोप लगा रहा है इसमें इसके पीछे की जो बातें कह रहा है विपक्ष, क्या उसमें कितनी सच्चाई है। हमारे आज खास पैनलिस्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित तिवारी जी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं इस चर्चा में। दीपक पराशर जी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। धर्मेंद्र सिंह जी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, और अभिषेक अहलावत राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका अभिषेक जी। इस चर्चा की शुरुआत आपसे ही हम करना चाहेंगे। पार्टियों के प्रतिनिधि हैं, वो अपनी अपनी पार्टी की बात रखेंगे, लेकिन हम आपसे ये चर्चा की शुरुआत करना चाहेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट ये डील माना जा रहा था। जब ये टैरिफ लगा था तब हाहाकार मचा था कि भारत की अर्थव्यवस्था, हम जब तीसरी अर्थव्यवस्था बनने की कोशिश कर रहे हैं वहां पर एक झटका लगेगा। विकसित भारत का सपना हम देख रहे हैं, लक्ष्य पर आगे बढ़ रहे हैं, उसको झटका लग सकता है। भारत ने बहुत ही संभल कर चलते हुए ये अपनी कूटनीतिक रणनीति पर काम करते रहा। जरा ये बताइए कितना एडवांटेज हो सकता है अब जब झुके हैं और 18% पर टैरिफ आ गया है इंडो यूएस का। सर्वप्रथम आनंद जी, हमें ये जानना पड़ेगा कि झुका कौन है। विपक्ष ये कह रहा है कि भारत झुक गया है। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी की स्वयं में कोई वैल्यू नहीं है, वो भारत के प्रधानमंत्री हैं, ये उनकी वैल्यू है। आज की तारीख में 500% जो अमेरिका ने कहा था कि टैरिफ लगाएंगे, और जो उनके बड़े पसंदीदा देश हैं कांग्रेस वालों के भी, पाकिस्तानी, उनके ऊपर जो मिनिमम टैरिफ है वो 19% है। आज वो जो ट्रंप साहब ने स्वयं अपनी तरफ से घोषणा करी वो 18% पे आ गया। मैं मेरी फेसबुक प्रोफाइल पे ये टैग्ड है कि जब ये घोषणा की थी उसी समय मैंने कह दिया था कि अमेरिका इससे बैक डाउन करेगा। आज नहीं, 6 महीने बाद, लगभग 6 महीने ही हुए हैं, अमेरिका ने बैक डाउन कर दिया है। देखिए, ये कारण ये है क्योंकि इन टैरिफ का सबसे ज्यादा नुकसान जो होना था वो अमेरिकी नागरिकों को होना था। भारत ने एक बहुत ही बड़ी वैश्विक इकोनॉमिक विजय हासिल करी है। मैं ये नहीं कहूंगा कि क्योंकि ट्रंप साहब को हमेशा जज नहीं किया जा सकता, वो कल को बदल भी सकते हैं, पर आज की तारीख में हमारी विजय है। अब यहाँ पे विपक्ष का जो रोल आता है, माननीय राहुल गांधी जी हमारे एलओपी है, उनका हमें सम्मान रखना चाहिए, उनकी बात को हमें काटना नहीं चाहिए, परंतु जिस तरीके के बयान वो दे रहे हैं उनसे ये पता चलता है कि कहीं ना कहीं वो भारत के जो मुफीद बातें हैं उसके अलहदा बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि बहुत ही प्रेशर था, और इस प्रेशर की वजह से भारत सरकार को ये डील करनी पड़ी। मतलब उनकी बातों को माननी पड़ी अमेरिका की। अमेरिकन के ऊपर प्रेशर था, भारतीयों के ऊपर कोई प्रेशर नहीं था। हमारे पास यूरोपियन यूनियन आई, वो हमारे साथ झुक गई। चाइना हमारे पास आया, वो हमारे सामने झुक गया। हमारे साथ दोनों के अच्छे संबंध बन गए हैं। इस समय चाइना के साथ भी हमारे अच्छे संबंध है, क्योंकि शर्त रूस के तेल को लेकर ज्यादा अच्छे संबंध है। शर्त रूस के तेल को लेकर थी, वो आज भी हमने बेचना बंद नहीं किया। देखिए, वेनेजुएला और उसमें है कि हम पहले भी खरीद रहे थे, और उसमें यह है कि हम अमेरिका से तेल खरीदेंगे। देखिए, वेनेजुएला से तेल खरीदने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बशर्ते वो हमें सही रेट पे है। देखिए, हम हिंदुस्तानी लोग हैं, हम मोल भाव करने में विश्वास रखते हैं। हम सब्जी भी खरीदते हैं तो 4 सब्जी वालों के पास जाते हैं और पूछते हैं कि भाई कहाँ से सब्जी। ठीक है, अब लेकिन अब ये भी है कि इसका क्या इम्पैक्ट रूस के साथ पड़ेगा हमारी दोस्ती पर, इस पर भी हम आपसे समझेंगे, और भी जरा आपसे खुलकर इस पर चर्चा करेंगे, और भी हमारे जो पैनलिस्ट हैं उनकी भी जरा राय ले लेते हैं। धर्मेंद्र जी, कैसे किसानों पर इंपैक्ट पड़ेगा, कैसे किसानों की आमदनी कम हो जाएगी, कैसे इसे किसान ये जो ट्रेड डील है ये तो और अच्छा है ना, बाजार हमारा खुल रहा है, उनके यहाँ हमारा सामान जाएगा, टैक्सेस कम लगेंगी, किसानों के लिए तो और बाजार मिला ना। अनम्यूट कर लीजिए सर।
हाँ जी जी, अब आवाज जा रही है? जी हाँ, जी हाँ। हाँ, जो प्राइमा फेसी अभी दिख रहा है, आप बिल्कुल जिस बात को कह रहे हैं कह सकते हैं। देखिए इसके अंदर क्या है, जहाँ तक किसान, एमएसएमई, छोटे व्यापारी और छोटे ठेकेदार और ई कॉमर्स कंपनीज हैं, इनके लिए ये विकास नहीं बल्कि आर्थिक विस्थापन का ये कारण होगा ये ट्रेड डील। अब इसमें अगर आप पूछिए कैसे डिटेल, तो दो चीजें, एक अमेरिका के राष्ट्रपति का ट्वीट आप पढ़िएगा और दूसरा जो ट्रेड डील हो रही है जिसमें कृषि सेक्टर भी इन्वॉल्व हो गया है, उन दोनों को सर आते हैं, इनकी बात सुन लेते हैं, फिर फिर उसके बाद, हाँ, ताकि क्लियर हो जाएगी, अब सब लोग सुन पाएंगे। जी अब मैं बहुत ध्यान सुन रहा था। हाँ, नहीं, आप बात कीजिए, हाँ, बात कीजिए। आती है तो जी, जी। मुझे लगता है नहीं, देखिए ऐसा है, जब कृषि सेक्टर में लेके आते हैं तो ये बहुत आज से नहीं, अमेरिका पहले से चाहता था कि भारत अपना कृषि का बाजार जो है वो हमारे लिए अमेरिकन कृषि प्रोडक्ट्स के लिए खोल दे। समस्या कहाँ थी कि भारत में क्योंकि अमेरिका के सापेक्ष सब्सिडी हम नहीं देते हैं किसानों को, हमारे प्रोडक्ट्स महंगे तैयार होते हैं। अमेरिका बड़े पैमाने पर किसानों को सब्सिडी देता है और उनके जो कुछ प्रोडक्ट्स मैं नाम लूंगा, वो जब भारत के अंदर आएंगे तो जो उनके कृषि उत्पाद है जैसे गेहूं है, मक्का है, सोयाबीन है या डेयरी प्रोडक्ट्स है, इनके आने से कम कीमत पर भारत में आएंगे और भारत का जो छोटा किसान है जो कृषि पर आधारित है उसकी आय जो अभी वैसे भी हम एमएसपी पे गारंटी नहीं देते हैं और कम हो जाएगी। उसके प्रोडक्ट कौन लेंगे अगर उसके सापेक्ष सस्ता आ रहा है? अमेरिकन प्रोडक्ट डेयरी है, दूध का अमेरिकन पाउडर अगर सस्ता भारत में उपलब्ध हो जाएगा तो भारत के जो करोड़ों करोड़ लोग छोटे दूध घर में अपनी 1 गाय, 2 गाय, 5 गाय लेकिन दूसरी तरफ तो हमने तो एक और बड़ा बाजार ले लिया है ना यूरोपियन यूनियन के साथ, हमने करके। अब मैं आऊंगा, हाँ, वहां पर भी तो हमने एक बड़ा बाजार खोल दिया है और शायद उसी की वजह से भी ये झुके हैं क्या ट्रम्प? नहीं, अभी तो ट्रम्प ने कह दिया, मैं उस पर भी आऊंगा, मुझे थोड़ा समय दीजिएगा। मैं आपको यहाँ पर रोक लो थोड़ा, एक सबसे ले लेते, फिर उसके बाद हम इसको और खोलेंगे। वो बड़ा रिलेवेंट मुद्दा जो आपने उठा, ठीक है, दोबारा ले लिया। जी जी जी, दीपक जी, कहां दिक्कत है? क्यों राहुल गांधी कह रहे हैं कि दबाव में लिया गया ये फैसला है? अमेरिका के साथ पहले से हमारा ट्रेड डील तो था ही, बीच में टैरिफ बढ़ा दिया और उसका असर पड़ा, और इसी के लिए तो हम कर रहे थे कि अमेरिका ने टैरिफ बढ़ा दिया है और ये वापस ले लिया, तब भी संकट है। ऐसा है कि यूएसए के साथ में हमारा ट्रेड कोई नया तो शुरू हुआ नहीं है कि माननीय मोदी जी 2014 में आए उसके बाद में शुरू हुआ हो। हाँ, लेकिन एक टैरिफ का जो मैटर है कि ये टैरिफ, वो टैरिफ, 50% टैरिफ, 25% टैरिफ, फिर 18% टैरिफ, मैं जानता हूं कल ही 50% भी होगा और फिर 0% पर भी जाएगा। लेकिन इस टैरिफ की आवश्यकता क्या पड़ रही है लगाने की? आप सामने ट्रम्प बोलते हैं कि 50% टैरिफ तो आप मान लेते हैं, 25% तो आप मान लेते हैं, 18 में तो आप खुशियां मनाने लगते हैं। आप और आपका तबका जो है वो खुशियां मनाने लगते हैं कि अब हमारी जीत हो गई। लेकिन 50% टैरिफ माननीय मोदी जी के ऊपर नहीं था, वो भारत की 140 करोड़ जनता के ऊपर था। वो 25% हुआ वो भी जनता के ऊपर है, 18% है ये भी जनता के ऊपर है। तो ये ट्रेड करने के दबाव में आने की आवश्यकता पड़ क्या रही है, मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है। ये तो ट्रम्प बताएंगे ना कि क्यों दबाव में आए और वो क्यों कम करते जा रहे हैं। ट्रम्प क्यों, माननीय मोदी जी को बताना चाहिए ना कि वो किस दबाव में है। वो बढ़ाए थे ना, मोदी जी थोड़े ही बढ़ाए थे। अरे बढ़ाए थे, टैरिफ का फैसला 50% का तो ट्रम्प ने लिया था ना सर। ये ट्रेड डील क्यों हो रही है आप मुझे बताइए, इतनी इसकी आवश्यकता क्या पड़ी है अत्यधिक दबाव बनाने की हमारे प्रधानमंत्री के ऊपर? आप ट्रेड नहीं करते हैं क्या? क्या हम क्यों? अच्छा कोई भी फैसला होता है लेकिन दीपक जी, कोई भी फैसला होता है, अमित जी इसका जवाब देंगे, अमित जी इसका जवाब देंगे, लेकिन कोई भी फैसला होता है दीपक जी, तो आप ले रहे हैं, रूस के राष्ट्रपति आपको तेल दे रहा है, कम पैसों में दे रहा है, तो आपको ज्यादा पैसों में खरीदने की क्या आवश्यकता है? अभी तो ये भारत देश की जनता जो ऊपर जाएगा ना। नहीं, अभी तो उधर हुआ नहीं है। आधिकारिक तौर पर ये मुहर लगेगी तो फिर बाकी चीजें खुलेंगी, लेकिन उस अभी इस फैसले के बाद ही इतनी सारी बातें कह दी जाती हैं जिससे लगता है कि भारत ही प्रेशर में था। भारत कैसे प्रेशर में था? भारत ने तो अपना रास्ता अलग किया और रूस से तेल लेना शुरू किया, अमेरिका के दबाव को भी नहीं माना।
दूसरी चीज क्यों अब दूसरी किसका चीज कि दबाव बना है, सर? जब यूरोपियन यूनियन के साथ एफटीए हुआ जी, तो जी। क्या हमको उस रूप में नहीं देखना चाहिए कि हमारा यूरोपीय यूनियन के साथ जो एफटीए हुआ उसके प्रेशर में अमेरिका के पास, ट्रंप के पास कोई रास्ता नहीं बचा और उनको झुकना पड़ा भारत के लिए, क्योंकि ब्राजील पर अभी भी 50% है, अभी भी रूस पर 50% है, अभी भी चाइना पर 30% है। दीपक मैं जी। मना नहीं कर रहा कि है या नहीं है, मैं ये कह रहा हूँ कि ट्रेड करने की आवश्यकता पड़ क्या रही है। जो पाकिस्तान उनका खास दोस्त है, ये ट्रेड हाँ, ट्रेड, उधर वो भी। ट्रेड, आपकी व्यापार आपका चला आ रहा है, आप उस व्यापार को चलाते रहते हैं। आपको जिस देश से जो लेना है वो आप लीजिए, कोई आपसे मना नहीं करेगा। ये तो अब मुझे लगता है कि ये तो ट्रंप को बताना चाहिए कि उनको क्या जरूरत पड़ी है, ऐसी कौन सी उनके सामने मजबूरी आई, या उनको कौन सा ऐसा फायदा हुआ मिला जिसकी वजह से वो 50 से 18 पर आ गए हैं। और कुछ जो विश्लेषक हैं वो ये भी कह रहे हैं कि 0% पर आ जाएगा। भाई उनकी एक शर्त थी कि तेल हमसे लीजिए, आप रूस से तेल नहीं लीजिए, आपने उनकी शर्त मान ली, दबाव में था। वो तो हम देखेंगे, उसके बाद फैसला लेंगे ना कि हम वेनेजुएला से तेल ले रहे हैं वो सस्ता है, या हम रशिया से तेल ले रहे हैं वो सस्ता होगा। ये इस टेक्निकलिटी को अभिषेक जी बताएंगे, लेकिन अमित जी जरा बताइए कि क्या वाकई हमारे ऊपर प्रेशर था, भारत के ऊपर प्रेशर था, और उस प्रेशर के आगे प्रधानमंत्री झुक गए? आनंद जी, जिस तरीके से आपने बहुत ही एक तरीके से विश्लेषण को रखा और आपने रिपोर्ट में भी बहुत ही एक निष्पक्ष तरीके से आपने दोनों पक्षों को बात को सुनाया, पक्ष क्या कह रहा है और प्रतिपक्ष क्या कह रहा है। देखिए, जिस दिन ट्रंप ने प्रेसिडेंटशिप अपना ऑफिस संभाला था, उस दिन से दुनिया का जो जियोपॉलिटिकल में जो एक बदलाव था वो एक भूचाल की तरह से आ गया था। उन्होंने पूरी दुनिया पे टैरिफ लगाना चालू किया और हमने देखा उसके कारण कई देशों के जो सेंसेक्स थे वो धराशायी हो गए। इनफैक्ट यूएस का स्वयं का सेंसेक्स भी पूरा धराशायी हो गया, यूएस मार्केट पूरा धराशायी हो गया। लेकिन उन पूरे उथल पुथल के बीच में जहां पर भारत ने अपनी समझबूझ से बिना किसी रिएक्शन के जो लेवरेज क्रिएट किया, आज उसकी सराहना हमें करनी पड़ेगी। ये मोदी जी की आप कह लीजिए एक तरीके से तटस्थता है, जिसकी हमें आज ना चाहते हुए भी विपक्ष को सराहना करनी पड़ेगी। विपक्ष चाहे जितना भी इधर दाएं बाएं आए बाएं साएं करता रहे, लेकिन वो दबे लफ्जों में इसकी सराहना कर रहा है। भले उसकी कोई मजबूरी हो, खुल के नहीं बोल पा रहे हैं, लेकिन हर एक विपक्ष का नेता दबे लफ्जों में इसकी सराहना कर रहा है। पहली बात। दूसरी बात, आज जो एडवांटेज पोजीशन में भारत है, आप देखिए ईयू के साथ हमारा ट्रेड डील होना 1 सप्ताह पहले हुआ, और उसके तुरंत बाद क्या मजबूरी ट्रंप की रही होगी कि उन्होंने इस ट्रेड डील पर, जो कि महीनों से जिस पर डिस्कशन चल रहा था, नेगोशिएशन चल रहे थे, बार्गेन चल रहा था, उस पर उन्होंने साइन कर दिया और सबसे पहले उन्होंने ट्वीट करके उसको बताया। उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी जी का भी ट्वीट आया और उसको उन्होंने एक तरीके से एक्सेप्टेंस दिया। उसके बाद तीसरी बात आप देखिए कि जो आपका टैरिफ जो यूएस ने आपके ऊपर लगाया 18% का, वो रशिया, ब्राजील, चाइना, साउथ अफ्रीका, थाईलैंड, मलेशिया, फिलीपींस, बांग्लादेश, पाकिस्तान, इन सब से कम है। केवल एक देश जो हमसे कम है वो है यूरोपियन यूनियन। जो विपक्ष कह रहा है कि हम 0 to 3% टैक्सेस देते थे, आज हम 18 क्यों देना पड़ रहा है, तो ये केवल भारत के साथ ट्रंप ने नहीं किया, ये पूरे विश्व के साथ उन्होंने किया। और ईयू के साथ भी उनका फ्री ट्रेड हुआ करता था, आज लेकिन ईयू के ऊपर भी उन्होंने टैक्स लगाया है। तो इससे वर्ल्ड ऑर्डर में जब चेंजेस आ रहे हैं तो इनको समझना पड़ेगा कि छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी, और ये प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में ही हो सकता है। लेकिन राहुल गांधी ने जो लिखा और कहा उसको भी आपने सुना होगा अमित जी। वो कह रहे हैं कि अडानी जी पर यूनाइटेड स्टेट्स में एक केस है और वो मोदी जी के फाइनेंशियल स्ट्रक्चर का टारगेट कर रहा है, और दूसरा एप्स्टीन फाइल है। अडानी पर जो केस है वो असल में मोदी जी पर केस है, और मोदी जी पर ये 2 प्रेशर पॉइंट्स हैं। ये देश समझ रहा है कि प्रधानमंत्री ने समझौता किया है, राहुल गांधी ये कह रहे हैं। मुझे 10 सेकंड दीजिएगा, आपकी बात की इस बात का मैं जवाब देता हूं। देखिए, विपक्ष
भले देश के मौजूदा नेतृत्व से को पसंद ना करता हो, भले उनको मोदी जी को पसंद ना करता हो, भले 56 इंच की छाती से उनको नफरत हो, लेकिन जिस तरीके से जब ट्रंप ने कहा डेड इकोनॉमी देश को, और वो ट्रंप के साथ जाकर खड़े हो गए, उनकी क्या मजबूरी रही थी? देश में जब आप सरकार का, सत्ता का विरोध कीजिए, सरकारों का विरोध कीजिए, नेताओं का विरोध कीजिए, लेकिन जब ट्रंप ने कहा कि इंडिया इज अ डेड इकोनॉमी, क्या मजबूरी राहुल गांधी की रही, क्या मजबूरी अखिलेश यादव की रही, क्या मजबूरी ममता बनर्जी की रही, क्या मजबूरी शिवसेना के नेताओं की रही, जो उन्होंने उसके साथ ट्रंप के साथ राहुल गांधी कहते हैं, अखिलेश जी कहते हैं, आज पूरा का पूरा देश पूछ रहा है। माय फ्रेंड कौन कहता भाई? माय फ्रेंड आदमी कह के संबोधित किए हैं, माय फ्रेंड इनको क्या नरेंद्र मोदी को इम्प्रेस करते हैं तो पूरे देश को इम्प्रेसमेंट होता है। वो नरेंद्र मोदी को बच्चे नहीं कहते। जब पाकिस्तान से ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत को विभिन्न प्लेटफॉर्मों पर वो इम्प्रेसमेंट दे रहे थे, शर्मिंदा कर रहे थे, आरोप लगा रहे थे, बेशर्मी के नरेंद्र मोदी दिखा सकते हैं हिंदुस्तान में। मिलना चाहिए धर्मेंद्र जी, उनकी बात पूरी हो जाए, मैं जवाब आपसे लूंगा, मैं सबसे जवाब लूंगा, बात पूरी हो जाए तो फिर आपके पास भी मैं आऊंगा, अपनी बात पूरी कर लीजिए। मेरा सवाल था, उनका सवाल का जवाब दे देने दीजिए, वो उसके बाद मैं फिर आपके पास आऊंगा, इसका जवाब आपको ही देना होगा ना जो अमित जी बोलेंगे। आनंद जी बस 10 सेकंड उसके बाद आप किसी के पास भी जा सकते हैं। देखिए आज आपने अगर पीयूष गोयल जी का प्रेस कॉन्फ्रेंस सुना होगा, या विपक्ष के सभी नेताओं ने सुना है, अगर सुना है तो उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा है कि हमने ना अपने किसानों के हित से समझौता किया है, ना मछुआरों के हित से समझौता किया है, ना पशुपालकों को जो डेयरी प्रोडक्ट है ना उनके हितों से समझौता किया है। तो कंफ्यूजन की स्थिति कहाँ है? विपक्ष में है निश्चित तौर पर। और उसके बाद अभी इन डिटेल की नीति ग्रिटी पर अभी चर्चा, अभी फाइनलाइजेशन होना है। एक साझा क्या बोलते हैं डिक्लेरेशन भी आएगा दोनों पक्षों की तरफ से। तो ये सारी चीजें अभी होनी है। तो आकलनों पर आप अपने सरकार को कटघरे में खड़ा कर दे, अपने देश को कटघरे में खड़ा कर दे, ये कहां तक न्याय उचित है? बिल्कुल, ये तो सवाल है ना। अभिषेक जी आपके पास आता हूं, लेकिन धर्मेंद्र जी ये सवाल है ना कि जब भी कुछ होता है तो हम अपने ही सरकार को, अपने ही देश की नीतियों को कोसने लगते हैं और दूसरे को। अब अमेरिका ने कहा कि डेड इकोनॉमी, वहां पर तो आप उसको मान लेते हैं, आप इसे खारिज नहीं करते कि अमेरिका कौन होता है ये कहने वाला? अमेरिका ट्रंप की बात को आप वहां पर पकड़ लेते हैं और मान लेते हैं। हर बार हर मोड़ पर आप भारत की सरकार के फैसले के खिलाफ चले जाते हैं और दूसरा जो फैसला लेता है विदेश का, वो उसके फैसले के साथ खड़े हो जाते हैं। आनंद जी देखिए, ये इसलिए कोई नहीं चला जाता कि अमेरिका कह रहा है, इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि माय फ्रेंड मोदी जिसका प्रचार करने आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जाते हैं कि अब की बार ट्रंप सरकार हाउडी मोदी करते हैं, तो सवाल उठना लाजमी है। इनके दोस्त जो इनके मित्र है, माय फ्रेंड है, वो अगर देश के जो संप्रभुता के साथ खिलवाड़ करते हैं, सवाल उठाते हैं, तो देश का विपक्ष ये सवाल नहीं पूछ सकता क्या? जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो जो हिंदुस्तान को, हम नहीं कहते नरेंद्र मोदी को, तो यही सवाल आपसे भी पूछा जाए कि भारत पाकिस्तान के खिलाफ होता है, भारत पाकिस्तान के खिलाफ लड़ता है और पाकिस्तान कहता है कि हमारे यहाँ तो कुछ हुआ नहीं भारत के हमले का, और आप भी कहते हैं कि सबूत दीजिए। अरे सर आनंद विक्रम जी, ये मैं कह रहा हूँ, लगातार आप ट्रंप के ट्वीट्स पढ़ लीजिए, जो नरेंद्र मोदी जी के दोस्त है, वो लगातार आपके जेट्स की भी बात करते हैं, हमारे फोन पर बंद हुआ इसकी बात लगातार करते हैं। हम तो खुलेआम कंडेम नहीं कर पा रहे हैं इस स्थिति में। उससे ज्यादा महत्वपूर्ण जिस पर ट्रेड डील पर आपने किया है, आपने डिटो किया। देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा हाँ हमारी और माय फ्रेंड ट्रंप की बात हुई और 18% टैरिफ की बात आती है। मैं बड़ा आश्चर्यचकित हूँ, पाकिस्तान तुलना कर रहे हैं, यूरोपियन यूनियन कर रहे हैं, वो अभी पीछे छोड़िए, मैं आ रहा हूँ उस पर भी बताऊंगा, किसान पर भी बताऊंगा, एमएसएमई पर भी बताऊंगा जब आप अलग। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण है, ट्रंप जी जो ट्वीट करते हैं, सुन लीजिए, मच मोर, सुन तो लीजिए, वो कह रहे हैं, सुन रहा हूँ, आप ही को सुन रहा हूँ, अपने यूनाइटेड स्टेट्स इंडिया वेयर यूनाइटेड स्टेट्स इन चार्ज रेसिप्रोकल टैरिफ लॉरिंग फ्रॉम 25 to 18, 25 को 18 किया। अब इसको अपने हिसाब से विवेचन कर रहे हैं। अब उसके आगे उन्होंने कहा कि रिड्यूसिंग फॉरवर्ड रिड्यूस द टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स अगेंस्ट द यूनाइटेड स्टेट्स टू 0। इसको सुनिए कि अमेरिका से भारत बिना टैरिफ के 0 टैरिफ पर सामान लेगा। और कितना लेगा?
एडिशन टू ओवर $500 बिलियन। हाँ, आ रहा हूँ इसको अभिषेक पढ़िए जी, पूरा। आ रहा अब हूँ देखिए महत्वपूर्ण क्या है, अपना माल तो 18% पे जो हम निर्यात करते हैं, हाँ। जो हमारा सरप्लस है, उस पर तो हम 18% ठीक है, अब इसको जरा अभिषेक जी समझाएंगे। अभिषेक जी, सुन तो लीजिए, हाँ। सुन तो केवल 30 सेकंड बोल रहे हैं, और हम उनसे जो लेंगे उस पर ये जो समझौता हमारा नहीं हो पा रहा था अमेरिका के साथ, उसके बेसिक कारण ये था कि हम नहीं चाहते थे हमारे एग्रीकल्चर और फिशरीज में अमेरिका की दाखिली हो, वरना बहुत पहले ये समझौता हो गया होता। उसके पीछे जब भारत सरकार ने 3 कृषि कानून लाए थे, जब ये कहता है कि वेनेजुएला से तेल किसानों खरीदो, को रूस से तेल लेना बंद करेंगे, बना दिया जाए आपको कहेगा कि रूस अगर से पैसा WTO लेंगे, में अमेरिका को ये चीजें देनी ही पड़े। ठीक है धर्मेंद्र जी, जरा जवाब ले लेते हैं अभिषेक जी से। आपको जब जरूरत होती है धर्मेंद्र जी, अभिषेक जी इसका जवाब दे रहे हैं, उसके बाद फिर आते हैं आपके पास। देश के किसानों को मजबूत बनाने के लिए आप उसके विरुद्ध खड़े हो गए। हम जैसे लोग चिल्ला चिल्ला के कहते रहे कि पार्टी के सिंदूर के दौरान दिया, ये देश के पुलवामा किसानों के दौरान दिया, में है। उसकी आप टैरिफ लोगों भारत ने की तुलना, देश का नुकसान भारत का एक्सपोर्ट पाकिस्तान के एक्सपोर्ट का 75 गुना है। धर्मेंद्र जी जरा, हाँ, अब जवाब जरा सुन लीजिए ना। मोदी जी ने कायरता हाँ, दिखाई, अभिषेक इन्होंने जी। कानून वापस लिए। हाँ जी, अभिषेक जी, WTO में हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी? अमेरिका के साथ हमारे समझौता होने में हमारी सबसे बड़ी विवशता ये थी कि हमारा एग्रीकल्चर जो डिपार्टमेंट है, जो हमारी एग्रीकल्चर इंडस्ट्री है, वो आज भी मेडिवल एजेस में जी रही है। उनको डेवलप करने के लिए कोई भी कानून नहीं लाए गए। पिछली बार अभी कुछ दिन पहले जब मोदी सरकार 3 कानून लेके आई, उनका लक्ष्य केवल ये था कि हमें WTO के नियमों के अनुसार हो सकता है कि भविष्य में अमेरिका के साथ समझौतों में जाना पड़े। देखिए, हमारी जो स्ट्रांगनेस है वो है फार्मा, वो है IT, और अमेरिका की स्ट्रांगनेस है उनकी एग्रीकल्चर, उनकी जो भाई उनके पास हजारों एकड़ के फार्म्स हैं, वो हमारे फार्मर्स को कभी भी कमजोर कर सकते हैं। इस चीज को मजबूत करने के लिए हम लोगों ने कोशिश करी। मैंने खुद भी कहा है कि ये जो टैरिफ हुई, इसका नुकसान एक जो शंका है दीपक जी का भी, दीपक पराशर का भी और धर्मेंद्र जी का भी, और कांग्रेस और समाजवादी पार्टी या विपक्ष की भी, किसानों को लेकर है कि एग्रीकल्चर के फील्ड में ये जो डील 18% तक आया है, इससे उनको नुकसान होगा और वो अपनी जमीन जो खेती वाली है वो बेचने के लिए मजबूर हो जाएंगे। ये अंदर छिपा हुआ है, ये गम फैलाने की स्थिति है। जब किसानों को मजबूत किया जा रहा था, देखिए सहकारी समितियां बनाई गई, महाराष्ट्र में कामयाब हुई, गुजरात में कामयाब हुई, अमूल उसका सबसे बड़ा उदाहरण है। बाकी देश में, नॉर्थर्न इंडिया में वो कामयाब नहीं होने दी गई, उसके बीच में राजनीति डाल दी गई। जब सरकार ने कोशिश करी कि भाई वहां पे सरकारी अनुदान से काम नहीं चलेगा, सहकारी समिति सरकार के मदद से चलती है, तो सरकार ने कोशिश करी कि प्राइवेट पैसा आए किसानों के पास, और उस वजह से 3 कृषि कानून लाए गए थे। उसको इन्होंने इतना झूठ बोल के वापस फेंकवाया गया, जिसका मैं खुद एक किसान परिवार से ताल्लुक रखता हूँ और खुद भी खेती के बिजनेस में लगा हुआ हूँ। हमने देखा है कि इतना नुकसान किसान को इस कृषि कानूनों के खिलाफ जो आंदोलन से हुआ है, वो इस WTO के जो आदेश थे, जो अमेरिका के साथ हमारी असली प्रॉब्लम थी, इंडिया का किसान कंपीट ही नहीं कर सकता यूरोप और अमेरिका के किसान के साथ, समस्या ये है। लेकिन तो क्या ये राहुल गांधी या विपक्ष में अखिलेश जी या दूसरे जो भी विपक्ष के नेता हैं, वो लोग जो कह रहे हैं, क्या इसको पॉलिटिकल एक बयान के तौर पर देखा जाए, या वाकई अंदर कुछ है जिसको कोई वैल्यू नहीं है इनके बयानों की? जो हमारे जो समझौते हो रहे हैं यूरोपियन संघ के साथ ही, उसका परिणाम ये हुआ कि अमेरिका को ये समझ में आ गया कि इंडिया के साथ उन्हें जाना ही पड़ेगा, वरना इंडिया, चाइना और यूरोप और रशिया इन सब के साथ मिलकर डायरेक्ट करेंसी लॉन्च कर देगा। दीपक जी के पास जाए, लेकिन एक सवाल और, वही जो अमित जी से हमने पूछा था कि इसको राहुल गांधी ने अडानी से जोड़ा। आप तो विद्वान आदमी, एक मिनट धर्मेंद्र जी, एक मिनट 30 सेकंड
मैं बीच में अलाउद जी को रोकता नहीं, विद्वान साथी है, मुझे उम्मीद थी। ऐसा है, मैंने भी जो आपको गहरी नहीं चक्कर रोका है जिसकी बात कर रहे थे, मिलने दीजिए धर्मेंद्र जी। अमेरिका में जो मिल्क प्रोडक्ट है और मिल्क बड़ा मुद्दा है और बड़ी बहस है। आप बड़े भाई हैं, मैं कह रहा हूँ एक एक चीजें बड़ी महत्वपूर्ण होती है। कारपोरेट सिस्टम चलती है, उसके आने से सबसे पहला असर अमूल जैसी जो सहकारी कंपनियां है, सहकारी जो हमारे कॉपरेटिव सेक्टर है, सबसे पहले उठा जाएगी। जिनकी महिलाओं के जो थोड़े जो ग्रुप है, इस तरह के ग्रुप है, सब हट जाएंगे सर। अमेरिका का जो सिस्टम है वो बड़े पैमाने पर अपने किसानों को कृषि से बीज लेकर के बीज का पेटेंट होगा, आप बीज में भी अपनी निर्भरता कम कर देंगे, आप मिल्क के जो इस तरह के प्रोडक्ट है वो आपके कमजोर हो जाएंगे। इसका व्यापक ठीक है। मेरा एक सवाल अब अभिषेक जी से है, अभी दीपक जी के पास जाऊं उससे पहले जो मैंने अमित जी से भी पूछा था, अमित जी ने अपने हिसाब से उसको बताया। जो राहुल गांधी उसको कोरिलेट कर रहे हैं अडानी से, कि जो केस चल रहा है और उसके पीछे की वजह से मजबूरी है और ये दबाव में लिया गया फैसला है। दबाव जो राहुल कह रहे हैं वो अडानी की वजह से, कि अडानी को बचाना है। इनफैक्ट वो अडानी पर केस नहीं है, राहुल कह रहे हैं कि तो मोदी पर ही है, पीएम पर ही। अगर हम फैक्ट पे जाएं तो वहां पढ़ के हमें पता चल जाएगा कि अडानी के ऊपर कोई भी केस नहीं है, प्राइमा फेसिया कोई भी केस नहीं है। लेकिन लीडर ऑफ अपोजिशन ऐसे ही बात तो नहीं कहेंगे ना अभिषेक जी। देखिए आज की तारीख में हाइफा पोर्ट भी अडानी बना रहा है इजराइल में, जो बिजली बेची जा रही है बांग्लादेश को वो भी अडानी ही बेच रहा है, और हमारा लोन है वो एक तरीके से बांग्लादेश को भी और इजराइल को भी और इनफैक्ट ईरान में भी। अब ये कहा जाए कि अडानी उसके लिए जिम्मेदार है, तो आपकी सरकारें भी जो कांग्रेस की सरकारें हैं आज की तारीख में भी वो कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं अडानी के साथ, या तो आप उनको बाइकाट तो अडानी मुफ्त बिजली बांग्लादेश को दे रहे हैं, उस पर तो सवाल राहुल गांधी और आप करिए ना पहले, जिसे आप चोर बता रहे हैं उसके साथ आपकी सरकारें क्यों समझौते कर रही हैं? मैं बताता हूँ सवाल ये नहीं है जो समझौता बेच रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी बेच रहे हैं, बांग्लादेश हमारे इस तरह की स्थिति में वहाँ है और बांग्लादेश को मुफ्त बिजली दे रहे हैं, उधार बिजली दे रहे हैं। एक बात सुनिए धर्मेंद्र जी, एक बात सुनिए, मुलायम सिंह यादव जी की हम क्यों अडानी के बांग्लादेश मुलायम सिंह यादव जी का हम क्यों सम्मान करते हैं? उन्होंने कांग्रेस के सामने उत्तर प्रदेश में बड़ा प्रतिपक्ष पैदा किया और बाद में मुख्यमंत्री बने। अगर इसी गुणों की बात करी जाए तो अडानी साहब ने क्या किया व्यापार के क्षेत्र में? उन्होंने जहां अमेरिकी कंपनियां, जहां चाइनीज कंपनियां कंपटीशन कर रही थी, उन्होंने हाइफा का पोर्ट लिया ना इजराइल से, ठीक है, और फिर ग्वादर का पोर्ट पे भी काम किया उन्होंने, ठीक है, फिर उन्होंने इजराइल में भी काम किया, श्रीलंका में भी काम किया। तो इतना बढ़िया ट्रैक रिकॉर्ड का कोई व्यक्ति है, उसको महत्व ना देके हम ऐसे व्यक्ति को महत्व दे जिसका बाप कभी प्रधानमंत्री रहा। कई सवाल अब धर्मेंद्र जी ने उठा दिए हैं, तो मैं तो चाहता था कि अभी दीपक जी के पास जाऊं, लेकिन इसका जवाब अमित जी आप दे दीजिए, फिर दीपक जी के पास में जाऊं तो दीपक जी भी जो बातें कहेंगे उसके बाद आपके पास में आऊंगा। पहले धर्मेंद्र जी के सवालों का जवाब दीजिए। धर्मेंद्र जी कह रहे हैं कि मजबूरी है, दबाव है और किसानों को और देश को इससे नुकसान है। देखिए धर्मेंद्र जी अगर सुनना चाहें बिना डिस्टर्ब के, क्योंकि वो डिस्टर्ब करने लगते हैं बीच में, अगर उनको कोई बात पसंद नहीं आती है तो उसका कोई महत्व भी होगा। देखिए जो धर्मेंद्र जी बात कह रहे हैं कि डेयरी पालकों का जो है उसको उसमें अहित किया हुआ है, तो भाई साहब आप जाके पीयूष गोयल जी का प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन लीजिए। उन्होंने स्पष्ट तौर पर ये कह दिया है कि न किसानों के हितों से, न मछुआरों के हितों से, न डेयरी उत्पादकों के हितों से समझौता किया गया है। और इस पे भी अगर आपको प्रश्न है तो 2 दिन रुक जाइए, जो निटिग्रिटीज हैं पूरे के पूरे ट्रेड डील की वो सामने आ जाएगा, दोनों पक्षों की तरफ से बयान भी आ जाएंगे, स्पष्ट हो जाएगा। आकलनों उनकी बात सुन लेते हैं, फिर आते हैं। सुन लीजिए, अगर आकलनों पे अगर आप भ्रम पैदा करने का काम करते हैं तो ये नुकसान आप अपना नहीं पूरे देश का कर रहे हैं। तो इस तरीके से आकलनों पे बात नहीं करके आप भ्रम की स्थिति ना पैदा करें, स्पष्ट तौर पर बात करें, पहली बात। दूसरी बात, देखिए जो वेनेजुएला से तेल की बात हो रही है आनंद जी, तो वेनेजुएला जिस ग्रेड का पेट्रोलियम क्रूड का प्रोडक्शन करता है उसको प्योरीफाई करने की जो क्षमता है वो सिर्फ भारत के पास है। तो
अमेरिका की एक तरीके से डिपेंडेंसी भी है कि वो उस तेल को बहुत ज्यादा किसी देश को बेच भी नहीं सकता, क्योंकि ना वो टेक्नोलॉजी मिडिल ईस्ट के पास है जहां पर कि तेल खुद मिलता है, ना वो टेक्नोलॉजी किसी और, क्योंकि वो बहुत ही गोयम दर्जे का क्रूड है जो वेनेजुएला से आता है। तीसरी बात, रशिया से हमारा प्रोडक्ट, हमारा जो इंपोर्ट है वो 1.1 to 1.8 बिलियन पर डे का बैरल का जो इंपोर्ट है वो आज भी चल रहा है। हाँ, वो 30% घटा जरूर है, क्योंकि प्राइसेस में अभी थोड़े से बदलाव हुए हैं, सभी कुछ मार्केट रेट पर आ गया है, क्रूड के प्राइसेस बढ़े भी हैं, तो जो डिस्काउंट हमें पहले मिलता था वो डिस्काउंट हमें नहीं मिल रहा है। और रशिया से हमारा केवल क्रूड के माध्यम से रिलेशन नहीं है, रशिया से हमारा संबंध बहुत पुराना है और बहुत मजबूत है। तीसरी बात, जिस तरीके से आप देखिए, जो भी देश के पक्ष में बात करे, देश के हित में बात करे, आप उसका मखौल उड़ा देते हैं, आप उस पर हंसी मजाक करने लगते हैं, आप उसको बोलते हैं कि एप्स्टीन फाइल्स में कुछ दबा हुआ है इसीलिए। तो देखिए, जनता ने आपको लगातार महाराष्ट्र से लेकर बिहार तक ये कह दिया है कि भैया तुम क्रिस का गाना सुनिए, आपको राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, आप बैठकर क्रिस का गाना सुनिए, आप उसी में एंजॉय कीजिए, वहीं तक आपकी राजनीति खत्म हो जाती है, उसके अलावा नहीं है। ये जनता ने बार बार कांग्रेस पार्टी को और समाजवादी पार्टी को और देश के अन्य कई पिछड़े जो एक जातियों की जो पार्टियां हैं उनको स्पष्टता से बता दिया है। तीसरी, चौथी और अंतिम बात में क्या करिए, मैं समाप्त करूंगा, आपके समय किसी और के जा सकते हैं। देखिए, आज भारत की जरूरत है टेक्नोलॉजी। हम भले ही आत्मनिर्भर बन रहे हैं टेक्नोलॉजी पे, मैं आपको ये आज का ही पेपर है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये जोहो का इतना बड़ा ऐड है। आज तक हम लोग सिर्फ सैप जो एक अमेरिकन कंपनी है उसकी ईआरपी हम यूज करते थे, और आज जोहो उस चीज को डेवलप कर रहा है। तो हम टेक्नोलॉजी के स्तर पर बढ़ रहे हैं, लेकिन आज भी टेक्नोलॉजी हमारे लिए एक बहुत बड़ा एक तरीके से कहा जाए कि जरूरत है। आपने देखा बजट में कि जिस तरीके से एआई पे एलोकेशन हुआ, न्यू एज टेक्नोलॉजी पे जो एलोकेशन हुआ, ड्रोन्स पे जो जिस तरीके से एलोकेशन हुआ, इन सभी टेक्नोलॉजी पे जिस तरीके से हम अपना खर्च बढ़ा रहे हैं, इससे साफ ये संकेत जाता है। और अमेरिका क्योंकि उस क्षेत्र में लीडर है, हमें जरूरत है तो हमें अपने दरों को कम करना पड़ेगा, हो सके तो उसको जीरो भी करना पड़ेगा, और वो हम करेंगे। फर्टिलाइजर के क्षेत्र में हमारी डिपेंडेंसी है, इस चीज को मानना पड़ेगा। अगर उस चीज को इंपोर्ट करना पड़े और हमें अपने बाहर से जो सामान आ रहा है उसे अगर हमें अपने किसानों के पास कम दरों में पहुंचाना है, तो हमें ड्यूटीज को खत्म करना पड़ेगा, और इससे हमें कोई ये नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है इसको खत्म करने से। जो हमारी जरूरतें हैं, न्यूक्लियर हमारी जरूरतें हैं, टर्बाइन्स हमारी जरूरतें हैं, जो एरोप्लेन्स में इंजन लगते हैं, फाइटर प्लेन्स में इंजन लगते हैं। अभी जी के साथ जो हमारा समझौता हुआ था, ट्रेड डील की वजह से थोड़ा वो आगे नहीं बढ़ पाया, वो इंजन हमारी जरूरतें हैं। तो हाँ, हम उन चीजों पर अपने टैरिफ को कम करेंगे ताकि वो चीज हमारे देश में आसानी से उपलब्ध होना शुरू हो जाए। तीसरी, चौथी और अंतिम बात, देखिए आरबीआई ने जो देश का जीडीपी है दीपक जी के पास भी जाना है। हाँ। जी बस 10 सेकेंड, अगले वित्तीय वर्ष के लिए 7.5 का रखा दर का रखा हुआ था। तब ना ईयू के साथ ट्रेड डील हुआ था, ना यूके के साथ ट्रेड डील हुआ था, और ना अमेरिका के साथ ट्रेड डील हुआ था। आज जब इन तीनों ईयू के साथ, यूके के साथ और इनके साथ तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हुआ है, और अमेरिका के साथ जब ट्रेड डील साइन हो चुका है, तो आप ये सोचिए ये जो 7.5% का जो दर से जीडीपी बढ़ेगी, ये डबल हो जाएगी। जब आरबीआई 6 तारीख को बैठेगा और अपने आकलन पेश करेगा, ये आंकड़ा डबल होकर आएगा, आप देखिएगा। ठीक है। अब दीपक पराशर जी, आपके पास काफी देर हो गया आने में, लेकिन सबकी बातों को आपने सुना और ये जवाब तो देना चाहिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो पीयूष गोयल की चर्चा लगातार बार बार कह रहे हैं अमित जी, कि उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने एग्रीकल्चर और डेयरी दोनों सेक्टर्स को हमेशा सपोर्ट किया है। देश इस फैसले की सराहना कर रहा है और संवेदनशील सेक्टर भी सुरक्षित हैं। एक्सपोर्ट, टेक्नोलॉजी, निवेश और रोजगार से जुड़े सेक्टर्स में भारी उत्साह है, और इसके साथ ही बाजार में भी बड़ी उछाल देखने को मिली। बाजार खुश है, पूरा एशिया का जो बाजार है, भारत का ही नहीं एशिया का जो बाजार है वो भी खुश है इस फैसले के बाद। आप उसको नेगेटिव क्यों ले रहे हैं? नेगेटिव नहीं ले रहे हैं हम। बात ऐसी है कि 50% जब टैरिफ हुआ था या 25% हुआ,
तो दुख भारतवासी को हुआ, राहुल गांधी को भी हुआ और देश की जनता को भी हुआ। अब कम हुआ है तो राहुल गांधी भी खुश होंगे, लेकिन वो पूछ रहे हैं कि ट्रेड करने की, दबाव में आने की आवश्यकता पड़ क्या रही है। आप भारत कोई छोटी मोटी इकोनॉमी नहीं है। तो अभी कैसे, भारत वही से निर्यात तो मैं होता है, समझना चाह रहा हूं आयात दीपक होता है, जी, सब चीज़ वही होता है। वही समझा हम लोग भी मेरी समझना बात, चाह रहे हैं वो कि let me आखिर finish first। ये आकलन कैसे हम लोगों ने कर दिया। अभी तो सिर्फ ये घोषणा हुई है ना कि हम 18% पर ला रहे हैं, ये हम कैसे बात समझ ऐसी लिए है कि हम हाँ, दबाव में आ गए? लाइए जी 3% पर लाइए, राहुल गांधी जी से ज्यादा खुशी किसी को नहीं होगी। ये तो वही बात हो गई कि चांदी 4 लाख रुपए तक कीमत पहुंची, अब 2,65,000 में, तो 1.35 घटने का हम दुख मना रहे हैं, लेकिन जो 3 लाख रुपए बढ़ी उसकी हमने गम नहीं मनाया। भाई आप कम करने का क्रेडिट ले जाए तो बढ़ने का क्रेडिट कौन लेगा? दादी जी ये दो तरफा चाल नहीं चलेगी। आप देश की जनता को बताइए कि ये दबाव क्यों बनाया अपने ऊपर आपने, और कम हुआ तो ये कम हो रहा है, अच्छी बात है, सब स्वागत है, लेकिन ये दबाव की राजनीति आप जब से डर क्यों रहे हैं? बताने के पहले ही तो आपने उन पर इतना आरोप लगा दिया और इस ट्रंप की इस घोषणा के बाद इतने सवाल खड़े कर दिए। आवश्यकता नहीं पड़ती है कि 18% हो गया, इंटरनेशनल यूजर सबके पास पहुंचती है। जब ट्रंप बोलेंगे इस बात को, अब डेड इकोनॉमी ट्रंप बता रहे हैं तो किसके कार्यकाल में बता रहे हैं ये मायने रखता है। मोदी जी के में बता रहे हैं, जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल में नहीं बता रहे हैं। जब वो डेड इकोनॉमी बता रहे हैं तो हमारे हृदय को, राहुल गांधी के हृदय को तो कष्ट पहुंचेगा ना कि भारत की इकोनॉमी को डेड इकोनॉमी है। जब अच्छा जब इकोनॉमी हमारी डेड है, अपनी आंखों को लाल करके बात करता है। नहीं, जब हमारी इकोनॉमी डेड है, करूंगा मैं चीन से। अब चीन की आप देख लीजिए, चीन ने क्या आपकी संग किया और आप उसको झुका गए। 2020 की बात को आप छपा गए उसको। निर्मले जी आप कह रहे हैं आप खुद से मैं मानता हूँ, लेकिन उन्होंने लिखा तो है इस बात पहले भी लेकिन जब एक मंत्री का कितना गैर जिम्मेदाराना बयान है कि आप अपने लेकिन जब परमाणु टेस्टिंग के बाद जब बैन लगा था, परमाणु टेस्टिंग के बाद जब बैन लगा था, उसके बाद जब बैन लगा था तो उस बैन के बाद जो स्थिति थी वो स्थिति आज तो नहीं हुई ना 50% से टैरिफ के बाद भी। आपने परमाणु हमारा विकास बढ़ता रहा, हमारे यहाँ एनएच और चौड़े होते गए, हाईवेज बनते गए, हमारी वंदे भारत जैसी ट्रेन आती गई, उस पर तो कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा। हमारे किसानों को हम जो देते हैं जा रहे हैं सब्सिडीज या राशियां, वो सब कुछ चल रहा है, कहीं पर तो ऐसा तो नहीं लगा। आप क्या चाहते हैं देश की गति रुक जाए? नहीं मतलब अब अगर ये अमेरिका को समझ में आ गया ना, नहीं अमेरिका को ये समझ में ये बात आ गई, हम इसको दीपक जी हम इसको इस रूप में क्यों नहीं लें? हम क्यों हमेशा कहते हैं कि आधा ग्लास खाली है? हम ये क्यों नहीं कहते कि आधे ग्लास में पानी है? हम इसको इस रूप में क्यों नहीं लें कि हमारे पास ऑप्शंस हैं? अब वो भारत नहीं है जो भारत पहले था। जैसे जैसे समय बढ़ रहा है, आगे की जो सरकारें आएंगी, हो सकता है आपकी भी जब सरकार आए तो भारत और इसके आगे बढ़ेगा, मजबूती के साथ बढ़ेगा। हम बढ़ते जा रहे हैं और आज ये स्थिति है कि हम अमेरिका को चैलेंज भी दे सकते हैं क्या दे रहे हैं, और अमेरिका उसके आगे झुकने के लिए मजबूर हो रहा है। अमेरिका की सारी बातों को आप नीचे करके मान लेते हैं, हमें क्यों नहीं चैलेंज हम दे रहे हैं भाई? अमेरिका हम चैलेंज दे रहे हैं ना। अमेरिका कहा कि नहीं आप रूस से तेल नहीं ले सकते, अमेरिका ने कहा कि आप रूस से तेल नहीं ले सकते। क्या भारत ने रूस से तेल लेना बंद कर दिया? क्या भारत ने यही नहीं, रूस से तेल लेकर रूबल में पेमेंट कर रहा था, अरे उसके एक करेंसी में उसको पेमेंट कर रहा था, डॉलर में नहीं कर रहा है। जहाँ से ट्रेड होता है यही दबाव था ना भारत पर यही दबाव था कि वो नहीं करेगा, वो कैसे करेगा। हमने रूबल में उसके साथ करना शुरू कर दिया। रूस की करेंसी को हम जब अपने में कन्वर्ट करेंगे इंडियन रुपीज में तो वो सस्ता पड़ता था हमको। हाँ वही कह रहे हैं ना कि मेरा मतलब वही था दीपक जी मेरा मतलब यही है। हाँ मेरा मतलब यही है कि हम तो उसके कहने पर कहीं झुके नहीं, कहीं हमने लाइन अपना चेंज नहीं किया। हम दबाव में आकर के महंगा तेल क्यों लेंगे? किसी के दबाव में तो अभी हम लेकर आ रहे हैं उसने, ये तो हाँ
यही तो पैनल में ये बात हो रही है ना कि अभी तो हम लोग को और इंतजार करना चाहिए कि पहले डील क्लियर हो जाए। शायद अभिषेक जी यही कह रहे हैं कि पहले तो हम देखें कि डील पहले क्लियर हो जाए, दीपक जी, कि किन शर्तों पर वो 18% किया है ट्रंप ने। वही तो मैं कह रहा हूं, लेकिन उसके पहले ही हमने सारी बातें हमने शुरू कर दी। उसके पहले ही देश के खिलाफ लीडर ऑफ अपोजिशन अगर ये कह रहे हैं इस तरह की बात, तो समझिए बात तो शुरू होंगी। नहीं, इतनी जल्दबाजी क्यों हो जाती है कांग्रेस को? मेरा सवाल यही है कि इतनी जल्दबाजी क्यों हो जाती है कांग्रेस को या राहुल गांधी को? लीडर ऑफ अपोजिशन के तौर पर अब राहुल गांधी है, एक सांसद नहीं है। जब कोई इंटरनेशनल न्यूज आती है तो उस पर प्रतिक्रिया देना क्या गुनाह है क्या इस देश में? नहीं, इतनी प्रतिक्रिया पहले देश की तो आ जाए, सरकार की तो आ जाए। अरे पहले सरकार की तो आ जाए कि हाँ, सरकार तो बोले कि हाँ जो 18% हुआ है वो उसका आधार क्या है, हम क्या करने जा रहे हैं, पहले ही हमने लगा दिया। 50% ट्रैफिक, ये तो ऐसा लगता है कि होड़ लगी हुई है कि पहले हम बोले। अभिषेक जी, 50% टैरिफ में भी सरकार कुछ नहीं बोली, 25% कुछ नहीं बोली, वो तो अब भी कुछ नहीं बोलेगी, क्योंकि उन्हें मालूम है कि हम विवाद की राजनीति में आ रहे हैं और वो ट्रंप के आगे घुटने टेक रहे हैं। बात करेंगे आप घुटने नहीं टेक रहे हैं, वो देश की 140 करोड़ जनता को घुटने टेकवा रहे हैं ट्रंप के आगे। बीजेपी को वोट कर रहे हैं। देखिए, फिलहाल हम इनसे केवल इतना सब्र की अनुमोदन कर रहे हैं कि देखिए, एक बात देखिए तो सही कि सरकार के जो फैसले हैं उनका अगर दुष्प्रभाव पड़े तो उसके ऊपर आप सवाल उठाइएगा। और जहां तक आप बात कह रहे हैं कि ये सरकार झुक गई, तो आपकी सरकार की तो वहां तक बेइज्जती हुई है जनाब कि मैं विदेशों में रह के नौकरी करी है, और जिस समय जरदारी साहब ने मनमोहन सिंह को देहाती औरत कहा था और बीजेपी के माननीय नरेंद्र मोदी जी ने उसके लिए उनके फेवर में एक वो दिया था स्टेटमेंट, पर सोनिया गांधी जी की या राहुल गांधी जी की तरफ से अपने प्रधानमंत्री को बचाने के लिए कोई भी स्टेटमेंट नहीं आया था। और आज भी वो ही स्टेटमेंट घुटने किसी ने नहीं टेके आपकी तरह। ठीक है, एक आखिरी कमेंट अमित जी आपसे इस चर्चा में हम जरूर लेना चाहेंगे कि इन लोगों के अपने सबमिशंस हैं। एक सवाल उठ रहा है कि अगर ये 18% हुआ है तो कुछ न कुछ हमारी मजबूरी रही होगी। बहरहाल ऐसा तो जरूर हम आपसे ये चाहेंगे कि इस चर्चा में आप ये जरूर कहें कि सरकार की तरफ से, सरकार को आप ये मैसेज जरूर देंगे कि किसी भी तरह से किसानों को लेकर जो एक किसानों को को दिक्कतें आ सकती हैं, इसको लेकर जो एक सोच है वो इसमें दिखाई न दे। अमित जी आखिरी एक सेंटेंस में। बिल्कुल आनंद जी, ये आपने मुझसे पूछा, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन पीयूष गोयल जी ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही इसको स्पष्ट कर दिया था। हाँ। तो कहीं से भी संदेह की कोई ठीक है, लेकिन हम चाहेंगे कि आप लोगों की तरफ से भी ये बातें जाएं कि चर्चाएं होती हैं और जो पैनल में आते हैं विपक्ष के लोग, वो लोग ये बात कह रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि हम अपने किसानों के हितों से, मछुआरों के हितों से और दूध उत्पादन के जो काम में जुड़े हैं उनके हितों से कभी भी हम समझौता नहीं करेंगे। ठीक है, और एक स्पष्टता आ जाएगी। ट्रेड डील की जो पूरी की पूरी डिटेल है वो 2 दिन में आ ही जाएगी आपके सामने, ये सारी चीजें स्पष्ट होंगी। ठीक है, और हम अपने देश के हितों से कभी भी समझौता नहीं करेंगे। ये प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाला देश है, ये कभी झुकता नहीं है। धर्मेंद्र जी टाइम तो खत्म हो गया, जल्दी से एक प्रधानमंत्री मोदी दो बड़े महत्वपूर्ण बातें। देखिए, हम इस पर किसान पर, एमएसपी पर बाद में चर्चा कर लेंगे, ठीक है, आप आने दीजिए। लेकिन देखिए, वर्ल्ड ऑर्डर में आप जब यू से हमारा समझौता हुआ, फ्री ट्रेड डील हुई, उसके 1 हफ्ते पहले फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन का जो है एक भाषण सुन लीजिए। उन्होंने कहा कि अमेरिका के पीछे लटक करके अब तीसरे जो एक साउथ एशियन देशों को आगे आने आओ भारत के लिए। उन्होंने कहा बिना नाम लिए कि जो अमेरिका की बैसाखी से अलग है, जो नए एक वर्ल्ड ऑर्डर। ठीक है, अब इस पर आगे जब सारी चीजें खुल जाएंगी ना, जब इस पर सारी चीजें खुल जाएंगी तो फिर हम लोग इसी पैनल के साथ उस पर चर्चा करेंगे, उस पर फिर चर्चा करेंगे। आज इतना ही समय हो चुका है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। धर्मेंद्र जी, अभिषेक अहलावत जी, अमित तिवारी जी और दीपक पराशर जी, बहुत धन्यवाद। एक ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद भी खबरों का सफर जारी रहेगा।